पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। आजकल पानीपत की इंडस्ट्री कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। पानीपत के जो विधायक हैं बीजेपी के प्रमोद विज, वो खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। बतौर इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ की परेशानियों को समझते हैं। इसी नाते जब भी वहाँ के व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, निर्यातकों को कोई दिक्कत आती है तो वह तुरंत माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा जो है मनोहर लाल जी, उनके नोटिस में ये सारी चीज़ें डालते हैं। इनके नेतृत्व में एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री जी से मिला भी है। सब मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे। वे साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार धनी जी। वे साहब, जो डेलीगेशन मिला, उस डेलीगेशन की प्रमुख समस्या क्या थी? पानीपत में आपको जैसा मालूम है एनजीटी के निर्देश के मुताबिक अब जो फ्यूल हम बॉयलर में यूज़ करते हैं वो बायोफ्यूल अलाउड है या पीएनजी अलाउड है। प्रॉब्लम ये है कि बॉयलर्स को पीएनजी पे शिफ्ट करना, इसके लिए इंडिया के अंदर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हज़ारों के हज़ारों बॉयलर्स कोई भी कंपनी मिलकर भी 6 महीने 1 साल के अंदर चेंज करके दे दें। ये कोई ऐसा नहीं है कि पीएनजी पे अगर चलाना है तो हम स्विच ओवर करें उसको और पीएनजी पे चल जाएगा। उसका बॉयलर का काफ़ी चेंजेस करने पड़ते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा, फाइनेंस की बात भी है कि इतना बड़ा फाइनेंस कहाँ से आएगा हर फैक्ट्री के पास। ये सब प्रॉब्लम जो है, और बायोफ्यूल के अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसका एक्यू लेवल जो है वो बहुत 80 से नीचे नहीं आ सकता, 80 नहीं आ सकता। हमारा कम से कम 300 की रिक्वेस्ट है कि उसका लेवल 300 तक एक्सेप्ट किया जाए। इन सब के चलते हुए सारी की सारी इंडस्ट्री 1 अक्टूबर से बंद है। पानीपत के अंदर कोई भी डाई हाउस सिस्टम नहीं चल रहा है। डाई हाउस जब नहीं चलते हो तो इंडस्ट्री बंद है। और लगभग 7 लाख के लगभग वहाँ पे वर्कर्स फोर्स है और बहुत इफेक्टेड है। फैक्ट्रियों को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेज हो रहे हैं क्योंकि सैलरी देनी पड़ रही है और माल बन नहीं रहा है और माल कोई डिस्पैच नहीं हो रहे। इसीलिए इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से कल प्रार्थना की थी। हमारे सांसद भाई संजय भाटिया जी हमारे साथ थे, हमारे जिला अध्यक्ष हमारे साथ थे। तो माननीय मुख्यमंत्री बहुत ध्यान से हमारे विषय को लिया है और कोई ना कोई उम्मीद करते हैं कि मदद जरूर मिलेगी। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कल केंद्रीय मंत्री माननीय भूपेंद्र जी यादव जी से मिल के भी आए हैं, तो कोई ना कोई समाधान जरूर मिलेगा। आपकी दृष्टि में, क्योंकि आप खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपको क्या लगता है क्या इस समस्या का समाधान हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो बॉयलर की समस्या का एक समाधान है कि इसमें थोड़ा समय दिया जाए, इसको जज किया जाए कि 1 डेढ़ साल का समय जरूर चाहिए ताकि बॉयलर्स अगर चेंज करने पड़े। लेकिन उससे भी एक बेटर सोल्यूशन है जो इंडस्ट्री ने दिया था। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, उस पर लगातार वो काम कर रहे हैं कि एक कॉमन बॉयलर, पानीपत इंडस्ट्री को कॉमन बॉयलर लगा दिया जाए जो पीपी मॉडल में होगा। और उसके लिए बहुत कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है, इंडस्ट्री उसमें आगे चल रही है। और कल भी माननीय मुख्यमंत्री जब हमारी मीटिंग चल रही थी तो अधिकारियों से बात की कि पीपी मॉडल का स्टेटस क्या है। तो जान के बड़ा अच्छा लगा कि सरकार इतनी संजीदगी से उसके आगे आगे बढ़ रही है। अगर ये कॉमन बॉयलर लग जाता है तो फैक्ट्रियों में बॉयलर्स वाली समस्या खत्म हो जाएगी और इंडस्ट्री चलेगी। लेकिन उसके साथ एक और समस्या बड़ी गंभीर है कि एनजीटी ने जो नॉर्मल हमारे जनरेटर्स हैं उसके चलाने पे पाबंदी लगाई हुई है। हालांकि पानीपत में मैं ये कहूँगा पूरे हरियाणा में लाइट की सिचुएशन बहुत अच्छी है इस टाइम। हमारे यहाँ तकरीबन लाइट नहीं जाती है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी मेंटेनेंस है, कोई फॉल्ट ऐसा आता है, कोई फॉल्ट आ जाता है। अगर डाई हाउस पे लाइट चली है तो जनरेटर एकदम चलाना पड़ेगा क्योंकि हजारों हजारों लॉट लगे होते हैं पूरी इंडस्ट्री के अंदर और उससे वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए जनरेटर चलाने की परमिशन मिलनी चाहिए। लेकिन एनजीटी के आदेश के मुताबिक आप जनरेटर नहीं चला सकते 1 घंटे से ऊपर, जबकि उसमें हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। मेरा आग्रह है, पूरा जो हमारा दल आया हुआ था, एक्सपोर्टर एसोसिएशन आई हुई थी और डाइओस एसोसिएशन आई थी, सारे सेक्रेटरीट के सेक्टर्स के लोग आए हुए थे। हमने प्रार्थना की है कि जनरेटर्स को चलाने की परमिशन दी जाए क्योंकि जनरेटर हम सिर्फ इमरजेंसी में चलाते हैं। तो देखिए, माननीय मुख्यमंत्री बहुत ध्यान से इस सब चीज़ की पकड़ बना के बैठे हुए हैं ताकि एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा सवाल है। इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट का जो रेवेन्यू है उसका बहुत बड़ा लॉस हो रहा है और हमें इस बात का यकीन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कोई ना कोई हल हमें देंगे। इस वक्त रेवेन्यू की बात की जाए तो कितना लॉस 1 अक्टूबर से हो रहा है? मुझे लगता है कि लगभग 100 करोड़ के लगभग का रोज लॉस है पानीपत इंडस्ट्री को सेल का। क्योंकि पानीपत बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, सिर्फ एक्सपोर्ट में नहीं है। अगर आप डोमेस्टिक मार्केट देखेंगे तो डोमेस्टिक मार्केट का बिजनेस उससे भी कई गुना बड़ा है
और आपको जान के हैरानगी होगी कि आज से कुछ साल पहले ब्लैंकेट्स टोटल चाइना से इंपोर्ट होते थे, हजारों कंटेनर्स, और आज की डेट के अंदर एक भी कंटेनर ब्लैंकेट का इंपोर्ट नहीं होता है, सभी पानीपत में बनता है और सभी इंडस्ट्री अफेक्टेड है क्योंकि बॉयलर हर एक में लगा हुआ है। एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारी मेन डिमांड ये है कि हमें पानीपत को एनसीआर से बाहर किया जाए ताकि ये जो पाबंदियाँ हैं ये हमारे ऊपर ना हो। एक बात और है, मैं आपको बताना चाहता हूँ धनी जी कि हम क्यों चाहते हैं एडिशनल कि ये एनसीआर से बाहर हो। हमारे पीएनजी पे चलाने से बॉयलर जो हमारी कॉस्ट जो तकरीबन 15 से 20% ज़्यादा है। जो हमारे कंपटीटर एक्सपोर्ट में बैठे हुए हैं, जो नॉन एनसीआर यूनिट में बैठे हुए हैं, 100 किलोमीटर के बाद बैठे हुए हैं यूनिट, यूपी में है, राजस्थान में, कहीं भी हैं, उनकी कॉस्ट हमारे से कम आएगी तो हमारे कस्टमर्स हमारे से माल लेंगे नहीं। वो सभी सामान उन लोगों से लेंगे जो एनसीआर से बाहर बैठे हों क्योंकि उनकी कॉस्ट डाउन है। सबको कम्पिटिटिव बनाने के लिए हमारे ये रिक्वेस्ट है कि हमें एनसीआर से बाहर किया जाए। वे साहब, मैं क्योंकि पानीपत का रहने वाला हूँ, आपको अच्छे तरीके से जानता हूँ, आपके बारे में सारा अच्छे तरीके से पता है। आप एक पहले प्रोफेशनल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियन तो अब आप बने हैं। आपके पिताजी अवश्य 5 इलेक्शन जीते हुए हैं, विधायक रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट होने के नाते पानीपत के जो व्यापारी हैं उनकी जो एक दृष्टि है आपकी तरफ ज़्यादा उम्मीदें लगाकर देखते हैं वो, कि क्योंकि आपको सारी नब्ज का पता है, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए भी काफ़ी चुनौती बढ़ जाती है। नहीं नहीं, उनका हक क्या हमारे ऊपर, हर समाज का हक है, हर बिजनेसमैन का हक है, हर व्यापारी का हक है, हर नागरिक का हक है। लेकिन क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ और मैं उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स को मैं भी रोज फेस करता हूँ, और जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स है हमारा ये कर्तव्य है कि हम माननीय सरकार के ध्यान में लाएं, माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में लाए, माननीय संजय भाटिया जी के ध्यान में लाए। वो भी पानीपत के रहने वाले हैं, उनको भी इन समस्याओं को बहुत अच्छी तरह से ज्ञान है। इसलिए साथ में जब कल वो थे तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक्सप्लेन किया। केंद्र में लगातार वो टच में है, बातचीत कर रहे हैं, और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी किसी तरह से भी पानीपत के उद्योग को किस तरह से बचाया जाए। उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है पानीपत। पानीपत की इंडस्ट्री के पहले कोरोना की मार, उससे पहले कहीं ना कहीं निर्यातकों को और तरह से बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कहीं ना कहीं डगमगाई हुई है पानीपत की इंडस्ट्री, अब उभरने लगी है। तो अब ये जो देखा जाए किसी तक जो मुद्दा एकाएक हुआ, 1 अक्टूबर से फिर हड़ताल करनी पड़ी, तो काफी चिंताजनक विषय है। नहीं, डेफिनेटली आप ठीक कह रहे हैं कि ये जो कारण है जो कोरोना काल के अंदर जो है बहुत ही इफेक्टेड रहा, लेबर तक वहाँ से चली गई थी, इंडस्ट्री बंद हो गई थी। लेकिन कोरोना काल में दो चीज़ें आप देखिए, सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें जो फाइनेंस अवेलेबल कराया बैंकों से, इट वाज ऑलमोस्ट एट 2%, ताकि इस उद्योग को खड़ा किया जाए। सरकार ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी है। पानीपत के उद्योग प्रॉब्लम में जरूर आए, कोविड काल में भी आए, लेकिन उसके बावजूद सरकार का पूरा सहयोग है। लाइट की सप्लाई इस टाइम पूरी चल रही है, लाइट की कोई कमी नहीं है ताकि कॉस्ट हमारी कम आए। लेकिन फिर भी आज जो समस्या आई है वो बड़ी गंभीर है, क्योंकि इसमें जो फाइन बहुत हैवी हैं और साथ ही साथ सजा का प्रावधान भी है। तो कोई इंडस्ट्री बिना बॉयलर के चल नहीं सकती, बिना जनरेटर के चल नहीं सकती। हाँ, हम लोग भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, हम भी चाहते हैं कि एनवायरनमेंट की देखभाल पूरी की जाए, हमारे आने वाली जनरेशन का हम भी चिंतन करें। उसके लिए हम तैयार हैं, हर चीज़ के लिए सरकार हमारी मदद करे। अगर हमें चेंजेस करने भी पड़ेंगे तो उसमें गैस की जो सप्लाई है उसका एक प्राइस रीजनेबल होना चाहिए, उसको कोई बॉडी कंट्रोल करे। ये नहीं कि गैस सप्लाई करने वाली कंपनी रोज प्राइस बढ़ाती रहेगी, अगर तो हम लोग उसको मैनेज कैसे करेंगे। सरकार से ये भी आग्रह है कि अल्टीमेटली अगर पीएनजी पे जाना पड़ेगा तो सरकार फाइनेंस हमें दे, हमें कम रेट पे दे, कोई सब्सिडी दे उसके अंदर, और समय पीरियड दे ताकि हम वो चेंजेस ला पाएँ। लेकिन साथ ही साथ कोई ना कोई गैस अथॉरिटी उसको कंट्रोल करे, उसकी प्राइसिंग को, ताकि हम लोग आराम से काम कर पाए। वे साहब, सरकार के 3 साल पूरे होने वाले हैं, यानी आपको विधायक बने 3 साल का समय 25 अक्टूबर को पूरा हो जाएगा। इन 3 साल में आपने पानीपत को क्या क्या विशेष दिया? देखिए, मैं अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो मैंने अपने विजन के साथ पानीपत के प्रोजेक्ट सोचे थे, ऑलमोस्ट सभी की अप्रूवल्स हमारे पास आ चुके हैं। बहुत सारे काम हमारे चल रहे हैं, असंध रोड का काम चल रहा है 4 लेन का, गोहाना रोड का 4 लेन का काम चल रहा है। बहुत जल्दी तकरीबन 70 या 80 करोड़ के लगभग जो कॉस्ट है सनोली रोड की, पानीपत संजय चौक से लेके कुराड़ तक इसकी 4 लेनिंग होने जा रही है। आपको एक बड़ी हैरानगी होगी, पानीपत के अंदर 5 अंडरपास स्टेशन शुरू किए गए हैं,
5 अंडरपास डिफरेंट कॉलोनियों में निकलेंगे रेलवे के नीचे से, लाइन के नीचे से, और ताकि लोगों को आने जाने में बहुत बड़ी सुविधा होगी। एक फायर स्टेशन ला रहे हैं और उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, सीएम अनाउंसमेंट। ऑडिटोरियम हमारा एक आ रहा है, हमारा एक स्टेडियम आ रहा है, एक हम निगम में मार्केट बना रहे हैं और उसके ऊपर रैन बसेरा बना रहे हैं। इसके साथ ही साथ पानीपत क्योंकि बहुत पुराना शहर है, पाइपलाइन बहुत पुरानी डली हुई है, पीने की पाइपलाइन, सीवर की पाइपलाइन, तो पुराने शहर में उनको चेंजेस करने के लिए हमने जो डीपीआर बनाई वो लगभग 80 करोड़ रुपए का लगभग डीपीआर थी। तो माननीय मुख्यमंत्री उसको एक्सेप्ट किया और अब आने वाले समय में वो प्रोजेक्ट जो है अमृत 2 योजना के अंदर हमें दिया जा रहा है। इस तरह से बहुत सारे विकास के काम है और लगातार हमारा प्रयास ये है। और माननीय मुख्यमंत्री को और धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे निगम के लिए लगभग 72 करोड़ रुपए की राशि दी, जो ताकि पानीपत शहरी विधानसभा का हम विकास कर पाए। लगातार प्रयास ये है, वहाँ ट्रैफिक की बहुत समस्या है। हमारे 3 फ्लाईओवर्स हैं, 2 रेलवे ओवरब्रिज और 1 फ्लाईओवर, जिसके माननीय मुख्यमंत्री एक्सेप्टेंस दे चुकी हैं और इसकी सीएम अनाउंसमेंट भी हो गई है और बहुत जल्दी वो काम भी शुरू हो जाएगा। अगले 2 साल की बात करें तो प्रमुख टारगेट क्या है? मुख्य टारगेट इस टाइम यह है कि ये प्रोजेक्ट सारे के सारे जो हैं मेरे को कंप्लीट करने हैं, अगले 2 साल के अंदर शुरू करवा के कंप्लीट करने हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा पानीपत में 2 स्कूल बहुत पुराने हो चुके थे। एक रेड लाइट पे गवर्नमेंट का स्कूल है, बहुत पुराना स्कूल था, तो माननीय मुख्यमंत्री उसके लिए लगभग 13 करोड़ रुपए की राशि दी। और अगर आपका कभी चक्कर लगे पानीपत जाके देखिए, बहुत बड़ा बहुत सुंदर स्कूल बन रहा है, बहुत बढ़िया भवन बन रहा है। और साथ ही साथ मार्टन में एक गवर्नमेंट स्कूल है बहुत पुराना, तो उसके लिए भी लगभग 7.5 करोड़ रुपए की राशि सरकार ने दे दिया है, उसका निर्माण भी शुरू हो रहा है। तो हमारा प्रयास ये है कि अब इन 2 सालों में एजुकेशन के ऊपर जो काम हमने सोचे थे, विजन था, उसको पूरा करें और आने वाले 2 सालों में हम एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और साथ ही साथ हेल्थ के ऊपर जो डिस्पेंसरी है क्या वो प्रॉपर चल रही है, क्या और डिस्पेंसरी की जरूरत है, इसकी तरफ ध्यान देंगे। वैसे साहब अगर बात की जाए कितना बजट मतलब इन सारे प्रोजेक्ट्स में लगा अभी तक मोटे मोटे रूप से? 3 साल। देखिए बजट की अनाउंसमेंट्स हैं, कुछ लग चुका है, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो काम शुरू हो रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है पानीपत में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है, जो माननीय मुख्यमंत्री रेन्यूअल प्रोजेक्ट हमें पानीपत को दिया, अनाउंसमेंट उसकी हो चुकी है, जो लगभग 800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा लगभग 600 करोड़ रुपए के और प्रोजेक्ट पानीपत को अनाउंस किए गए हैं, जो लगातार हम उसके लिए काम हो भी रहे और आने वाले समय में काम शुरू होंगे। लगभग 1400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पानीपत में चलेंगे। साहब हाली पार्क का जिक्र करूंगा, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के नाम से बना हुआ है, पुराना और एक अच्छा स्मृति चिन्ह है, पार्क भी है, वहाँ कभी बोटिंग होती थी। बू अली शाह की कलंदर की दरगाह, इब्राहिम लोदी का मकबरा, इन सब काला आम, इन सब की क्या स्थिति है? इन सबको क्या सुधारा गया है या सुधारा जाएगा? देखिए निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अनाउंसमेंट के अंदर हाली पार्क का निर्माण किया जा रहा है। ऑलमोस्ट उसका काम पूरा हो चुका है, अभी उसमें झील में पानी आना बाकी है। और जब हमने निगम से इसकी बात की और इरिगेशन डिपार्टमेंट से बात की, उसमें डिले ये हो रहा है कि पानी बरसातों में नहरें फुल चल रही हैं। अगर आप देखेंगे नहर का पानी जब तक नीचे नहीं उतारा जाएगा, उसकी कनेक्टिविटी करके तभी नहर से उसकी पानी सप्लाई है। मुझे उम्मीद है कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर वहाँ से पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी और अगले 2-3 महीने में हाली पार्क वहाँ के समाज के लिए, नागरिकों के लिए खोल दिया जाएगा। और इसके साथ ही साथ विकास के मैंने आपको बहुत सारे काम बताए हैं। काला आम का अगेन माननीय मुख्यमंत्री जी हमने प्रार्थना की है कि उसको अच्छी तरह से अगर हम डेवलप कर पाए तो उससे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो देखेंगे उस पर भी काम करेंगे। फेस्टिवल सीजन है, दिवाली आने वाली है, इस स्थिति में पानीपत के व्यापारियों की समस्या के समाधान के लिए अगला प्रयास क्या होगा आपका? देखिए सबसे पहला प्रयास तो यही है कि जो फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई हैं, फैक्ट्रियों से सिर्फ उद्योगपति अफेक्टेड नहीं है, व्यापारी भी अफेक्टेड है। जब उद्योग माल नहीं उगलेंगे तो व्यापारी माल लेगा कहाँ से, माल बेचेगा कहाँ, कस्टमर कहाँ से आएंगे, जुड़ी हुई बात है। पानीपत की इंडस्ट्री पहले हैंडलूम के नाम से जानी जाती थी, आज वो टेक्सटाइल के नाम से जानी जाती है और अब तो पानीपत टेक्सटाइल हब बन चुका है। अब पानीपत जितनी डेवलपमेंट आप किसी भी शहर में नहीं देखेंगे। हमें ये लगने लग गया कि हम शायद लुधियाना को या तो पीछे छोड़ चुके हैं या अगले 2 साल में लुधियाना हमसे बहुत पीछे होगा प्रोडक्शन के अंदर। पानीपत के उद्योगपति लोग बहुत मेहनती हैं और सरकार की भी पूरी मदद है, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस हमें यह है कि ये प्रॉब्लम हमारी एनजीटी की सॉल्व अगर हो जाए, अगर हम एनसीआर से बाहर हो जाएं तो
तो पानीपत में विकास की गति बहुत तेज़ी से होगी और भी एम्प्लॉयमेंट का हम प्रॉमिस कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट और भी लोगों को देंगे और शहर अच्छा चलेगा। फेस्टिवल सीजन है और 1 अक्टूबर से पानीपत के व्यापारी हड़ताल पर हैं, उद्योगपति हड़ताल पर हैं। प्रतिदिन 100 करोड़ रुपए से ऊपर का अगर माना जाए नुकसान कहीं ना कहीं रेवेन्यू का हो रहा है। इन सारी परिस्थितियों से प्रमोद विज जी बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, क्योंकि एक सेकंड, दर्नी जी हम हड़ताल पे नहीं है, हम मजबूरी में फैक्ट्री बंद है क्योंकि हम बॉयलर चला नहीं सकते। हड़ताल पे कोई व्यापारी या उद्योगपति नहीं है, वो अपनी समस्या लेके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है क्योंकि हम एनजीटी के ऑर्डर के हिसाब से फैक्ट्री चला नहीं सकते, बॉयलर खोल नहीं सकते, ये प्रॉब्लम। धन्यवाद। तो ये है प्रमोद विज जी। हम अपनी बात को फिर संशोधित करते हैं। 1 अक्टूबर से पानीपत की फैक्ट्रियों पर एक तरह से कहा जाए बंदी हुई है। उसका कारण ये है क्योंकि कहीं ना कहीं एनजीटी और एनसीआर ये 2 मेन पेज फंसे हुए हैं, जिनको लेकर प्रमोद विज जी मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। संजय भाटिया जो सांसद है वो भी साथ आए थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी साथ थे, डाई एसोसिएशन भी साथ थी। अब देखना ये है कि मुख्यमंत्री जी इस मामले में कब तक सारी समस्या का हल निकालते हैं। प्रमोद विज जी को आशा है, क्योंकि खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, कि बहुत जल्दी सीएम साहब इस मामले में कोई ना कोई समस्या का समाधान करेंगे और पानीपत की इंडस्ट्री फिर एक बार दोबारा से रफ्तार पकड़ेगी। दूसरी अहम बात, लुधियाना टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नंबर 1 है, लेकिन लुधियाना के या तो पानीपत बराबर पहुंच चुका है, नहीं तो अगले 2 साल में लुधियाना को पछाड़ देगा। यह दावा प्रमोद विज जी का है। विकास कार्य सरकार के द्वारा जो करवाए जा रहे हैं, 1400 करोड़ के करीब के प्रोजेक्ट जो इस वक्त कहाँ चल रहे हैं, क्या गतिविधियां और होने वाली हैं, वो सब चीज़ों का जिक्र विज साहब ने किया। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।